बेटा अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप सबको? जी सर आ रही है आवाज। वालेकुम अस्सलाम सर जी आ रही। चलें गुड। सबसे पहले तो बेटा थोड़ा सा सॉरी है आप लोगों से, तो आपको वेट करना पड़ा है। 2 बजे हमारी क्लास का टाइम होता है। बस वो एक मीटिंग थी जिसकी वजह से मैं नहीं क्लास टाइम भी दे सका, लेकिन इंशाल्लाह जो है हम लोग उसका ज़रूर मैनेज कर लेंगे। इसलिए आपने माइंड नहीं करना, बुरा नहीं मनाना इस बात का। और वैसे भी 28 से आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला फिजिकल क्लासेस में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी और फिर उसमें जो है ना वो कम चांसेस होते हैं क्लास मिस होने के। कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में से तो पूछ लें, शाबाश। कोई क्वेश्चन बेटा लास्ट लेक्चर में से है किसी को, शाबाश पूछ लें। नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है तो स्टूडेंट्स अभी जीआर ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, या इतने स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन करना है? सर अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हम 5 मिनट बाद जो है ना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग नॉर्मली एक जो लेक्चर हम लोगों ने 2 लेक्चर तकरीबन हमारे पास 2-2 घंटे के जो है वो हम लोग प्रैक्टिकल के पढ़ चुके हैं, और थ्योरी से रिलेटेड हम लोग जो है वो 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोगों ने थ्योरी के रिलेटेड इंट्रोडक्शन जो है उससे रिलेटेड हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होता है, डाटा किसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं, प्रोसेस कहाँ किया जाता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो ये हम लोगों ने यहाँ पढ़ी थी। उसके बाद बेटा हम लोगों ने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में हम लोगों ने ये डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स देखी, जिसमें ऑटोमेटिक, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सटैलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, नो आईक्यू, नो फीलिंग, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद एक जनरल चीज़ें आ जाती हैं। दिस इज बेसिकली नॉर्मली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के कोर्स का पार्ट तो नहीं होती, लेकिन आपके जो कोर्स कंटेंट्स हैं उसके अंदर लिखा हुआ है जी कि आप लोगों ने जनरेशन पढ़नी है कंप्यूटर की, और उनको हम लोग गो थ्रू करेंगे नॉर्मली। लेकिन मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम आपके कोर्स का पार्ट नहीं पढ़ाएंगे, ये जो जनरेशन है, क्योंकि इनके लिए सिर्फ ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। तो ऐसा सच आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के कैसे कैसे एवोल्यूशन आता गया और हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम बन के हमारे सामने आया। ये 1642 में क्या हुआ था, 1671 में क्या हुआ था, ये कीबोर्ड मशीन जो है ये यूनाइटेड स्टेट में कब बनी थी, जो हरमन होलेरिथ है उसने क्या किया था। इसी तरह चार्ल्स बैबेज का नाम आपने सुना होगा, जिसने सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो इनके बारे में हमने ज़्यादा कंसर्न नहीं करना, क्योंकि हमने जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनके बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। सो इसलिए यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो आप लोगों के पास एनिया, कैडवे, कैटसेक, ये सिस्टम्स हैं सारे के सारे, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जनरेशन में आता है, यहाँ ये टेबुलर फॉर्म में आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो है आपके कंप्यूटर की वो 1942 से लेके 1955। अब आजकल जैसे नॉर्मली आप लोग, जी जी सॉरी लेकिन आपकी आवाज ना सही आ रही है लेकिन कम आ रही है। कम आ ऐसे थोड़ा माइक से जी सर आपकी आवाज स्लो आ रही है बहुत। चले इस बेटा, वजह से। चले मैं अभी थोड़ा सा इसको सही कर। अब आ रही है जी ठीक आवाज? जी सर अब ठीक आ रही है। चले गुड। तो ये देखें कि जैसे आजकल हम लोग मार्केट में चले जाते हैं, हम मार्केट में जाके कहते हैं जी कि हमने लैपटॉप लेना है, तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आप कौन सी जनरेशन का लैपटॉप लेना है। हमारे पास कोर i7 भी आ रहा है जो कि फर्स्ट जनरेशन का होता है, उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। कोर i5 जो है वो सेकंड जनरेशन में भी आ रहा है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी। हमारे पास आजकल 7th जनरेशन के लैपटॉप जो है वो भी अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल न्यू होते हैं और बहुत स्पीड होती है उनकी। बेसिकली जनरेशन से मुराद ये होती है कि उसके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज की गई हैं, उसके अंदर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज वो कौन सी यूज की गई हैं, जैसा कि आप लोगों के सामने ये टेबुलर फॉर्म में लिखी हुई हैं।
और यहाँ पर फर्दर उनकी एग्जांपल लिखी हुई हैं कि हमारे पास ये कुछ सिस्टम्स हैं फर्स्ट जनरेशन के थे, ये कुछ सिस्टम सेकंड जनरेशन के थे। तो आप लोगों ने ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वो 9th-10th की क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, हो सकता है आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस में भी पढ़ी होंगे। हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज करने लग गए, फिर हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेंज होता गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करके आए हुए हैं, जितनी की डिटेल हमें चाहिए। थर्ड जनरेशन के अंदर आपने देखा जी कि आईसीज आ गए, फिर हमारे पास एसआई सर्किट्स आ गए, फिर हमारे पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए। उसके अंदर हमारे पास आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन से रिलेटेड हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो आ गए, एंड सो ऑन। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपने एक दफा इनको गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने से मुराद ये है कि आप लोग ये पहले पढ़ चुके हुए हैं, आपको पता है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होता है। लेकिन ये पता भी हुआ है, नहीं भी पता होगा ना तो ज्यादा हमारा इसके साथ कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये तो चीजें याद करने वाली हैं। याद करने से मुराद ये है जी कि अच्छा पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर आ गए थे, तीसरी जनरेशन में आईसीज आ गए थे विद एसएसआई, फोर्थ जनरेशन में आईसीज आ गए विद वीएलएसआई, फिफ्थ जनरेशन में आईसीज आ गए विद यूएलएसआई। तो एंड सोन हमारे पास करते करते हमारे पास आप लोग देख रहे हैं कि 5 जनरेशन तक उसने इसमें अंदर बताया हुआ है। तो ये वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, आईसी क्या होती है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो जिनके साथ आप लोग फेमिलियर हैं। हमें इनके साथ ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग टेक्निकल जो चीजें हैं उनके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हमें बताया जाएगा कि इनपुट क्या होती है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आगे जाके हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उनके हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, या रैम क्या काम करती है, रोम क्या काम करती है, हार्ड डिस्क का क्या रोल है, हमारे सेलफोन के अंदर रोम का क्या रोल होता है। ये जो टेक्निकल चीजें इंशाल्लाह इनको हम लोगों ने कवर करना है। तो ये जनरेशन वगैरह जो है ये आप लोग पढ़ तो सकते हैं, आप एक दफा गो थ्रू कर लेंगे तो आप लोगों को सारे का सारा इसमें पता चल जाएगा। और इसमें ऐसा कोई चीज, ये उसने समरी दी हुई है पहले चैप्टर की स्लाइड्स की फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोग जो इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं जी वो बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद होता है कि कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है आपके सिस्टम के हार्डवेयर को। आपका सिस्टम का हार्डवेयर जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज किया गया। जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन से मैं आपको आपको मिसाल देता हूँ आपकी यूनिवर्सिटी की। आपकी यूनिवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशन ये है कि स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ऑफिस में अप्लाई करता है फॉर एडमिशन, ठीक है जी। फिर वो एडमिशन ऑफिस से ही उसको अगर मेरिट लिस्ट देखता है तो मेरिट लिस्ट से उसको पता चलता है कि मेरा एडमिशन हो गया है। फिर वो एडमिशन ऑफिस में जाता है, वहां से अपना वाउचर लेता है, एडमिशन ऑफिस से वाउचर लेके फिर वो बैंक जाता है, बैंक में फीस जमा करवाने के बाद फिर वो अपने डिपार्टमेंट में जाता है। डिपार्टमेंट में वो क्लासरूम में बैठता है, टीचर के साथ उसकी इंटरेक्शन हो जाता है, क्लासेस पढ़नी शुरू कर देता है। सेमेस्टर एंड होता है, आपके सेमेस्टर के एंड पे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, आपके मार्क्स अपलोड किए जाते हैं। फिर इसी तरह ये काम जो है आप लोगों का 2 साल चलता रहता है। 2 साल चलने के बाद आप लोग डिग्री कंप्लीट करके चले जाते हैं। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टूडेंट विद यूनिवर्सिटी। कि यूनिवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशन है कि वो कैसे काम कर रही है, स्टूडेंट के साथ वो कैसे डील कर रही है। इसी तरह एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है। जस्ट लाइक आप लोगों को लेटर चाहिए, आप लोगों को कोई आपने कोई सर्टिफिकेट लेना है तो यूनिवर्सिटी कहती है भाई आप अपने चेयरमैन के थ्रू एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवाएं। ये क्या है, ये क्या है, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर कह लें जी कि आप यूनिवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशन है कि किस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है काम को। तो ऑर्गेनाइज काम को करने का तरीका का जो होता है ना उसको बेसिकली हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके अंदर जाके देखते हैं जी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या क्या चीजें दे रहा है। यहाँ पर तो उसने डिफरेंट इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की है। बेसिक ऑब्जेक्टिव के बारे में वो हम लोग एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर देखेंगे कि ये चीजें जो है वो हमें आती हैं या नहीं आती, ये जितनी भी उसने यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव को बाद में पढ़ेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर सिस्टम है, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं जी द बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसके अंदर उसने लिखा हुआ है जी इनपुटिंग। मेरे ख्याल से इनपुट के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशन की हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें अभी इसके अंदर इनपुट से रिलेटेड कोई डिस्कशन जरूरी है या हमें इसके अंदर इसकी कोई चीजें पता नहीं है। इनपुटिंग क्या है, मैं बोल रहा हूं तो मैं इनपुट ही दे रहा हूं ना, आप सुन रहे हैं तो आप क्या है वो आउटपुटिंग है। एक होता है इनपुट,
इनपुट क्या होती है? इनपुट कुछ भी हो सकता है, इनपुट टेक्स्ट भी हो सकता है, वॉइस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इनपुटिंग क्या है? इनपुटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग एन इनपुट। आप जब कीबोर्ड से टाइप कर रहे होते हैं, आप इनपुट दे रहे होते हैं, लेकिन इनपुट देने के लिए किसी ना किसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसेस कौन सा है? आपको कीज प्रेस करनी पड़ती हैं। अगर आप वॉइस वॉइस इनपुट देना चाहते हैं, आपको बोलना पड़ता है। अगर आप लोग किसी और तरह की इनपुट देना चाहते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रोसेस करना पड़ेगा। इनपुट वो डाटा है जो आप अपने सिस्टम को देते हैं, और इनपुटिंग क्या है? इनपुटिंग वो प्रोसेस है जब जिसके थ्रू आप इनपुट अपने सिस्टम को देते हैं। अब मैं मेरी साइड पे इनपुटिंग क्या है? मेरी साइड पे इनपुटिंग ये है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अब मेरी वॉइस जो है ना, वो एज एन इनपुट सिस्टम को जा रही है। मेरी वॉइस एज एन इनपुट सिस्टम को जा रही है, तो आप लोग क्या कर रहे होते हैं? आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। आपकी साइड पे क्या हो रहा है? आपकी साइड पे आउटपुटिंग हो रही है। आप एक प्रोसेस कर रहे हैं सुनने का। क्या प्रोसेस कर रहे हैं सुनने का? आपने हैंड फ्रीज लगाई हुई है, ठीक है जी। आपकी कंसंट्रेशन जो है वो आपने अपने लेक्चर की तरफ की हुई है। दैट्स वाई हम कहते हैं जी आपकी साइड पे क्या हो रहा है? आपकी साइड पे आउटपुटिंग हो रही है। सो द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुटिंग। आसान लफ्जों में क्या है? व्हेन यू प्रोवाइड सम इनपुट टू योर सिस्टम, दैट टाइम यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ इनपुटिंग। आप इनपुट देने का कोई ना कोई प्रोसेस कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि आप इनपुटिंग कर रहे हैं, आप इनपुट दे रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या कहते हैं, जब आप लोग अपने अपनी अपनी फ्रेंड्स को आप लोग मैसेज सेंड करते हैं, अपनी किसी रिलेटिव को मैसेज सेंड करते हैं, तो आप लोग इनपुट नहीं देते, उसको मैसेज टाइप करते हैं, आप लोग अपना उसका नंबर एंटर करते हैं। आप लोग ये सारा काम जब कर रहे होते हैं, दैट टाइम आप क्या कर रहे होते हैं? आप इनपुटिंग कर रहे होते हैं। सो वो कह रहा है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के 5 बेसिक ऑपरेशन है, जिसमें सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन इनपुटिंग का है। दैट इज अ प्रोसेस। अगर मुझे कोई पूछेगा ना, अगर आपके सीआर से कोई पूछेगा व्हाट इज इनपुटिंग, वो सिंपल कह देगा इनपुट इज अ प्रोसेस। अच्छा जी, कौन सा प्रोसेस है भाई? इनपुटिंग कैसा प्रोसेस है? इनपुटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग डाटा टू योर सिस्टम, प्रोवाइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ इनपुट। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन बेटा यहाँ तक इनपुटिंग से रिलेटेड? नो सर। नेक्स्ट, स्टोरिंग। जब आप अपनी फाइल को सेव कर रहे होते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा था, तो हमने हमने देखा था कि हम फाइल को सेव कैसे करते हैं। जब आप फाइल सेव कर रहे होते हैं, दैट टाइम आप स्टोरिंग कर रहे होते हैं। वो प्रोसेस व्हेन यू आर सेविंग अ फाइल इनटू योर सिस्टम इज नोन एज स्टोरिंग। अ प्रोसेस व्हेन यू कॉपिंग अ डाटा फ्रॉम डी ड्राइव टू ई ड्राइव, तो आप डी से उठा के ई ड्राइव पे उसको स्टोर कर रहे होते हैं, वो भी हमारे पास एक स्टोरिंग का प्रोसेस है। सो सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेक देम readily अवेलेबल फॉर इनिशियल और एडिशनल प्रोसेसिंग व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो हमारे पास कहा जाता है कि डाटा को आप लोग स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं? आप इसलिए स्टोर करते हैं कि आप जो है वो 2 दिन के बाद उसको पढ़ सकें, आप जो है वो 2 दिन के बाद उसको यूज कर सकें, आप जो है वो 10 दिन के बाद उसको यूज कर सकें, आप उसको 2 साल के बाद यूज कर सकें। दैट्स वाई कहा जाता है कि जब भी हमें रिक्वायर्ड हो, हम लोग उस डाटा को असेस कर सकें। उस काम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें डाटा को स्टोर करना पड़ता है। और जब हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को स्टोरिंग बोला जाता है। नाउ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से मुराद परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जिसमें उसने लिखा हुआ है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ईटीसी, और लॉजिकल ऑपरेशंस। अच्छा, जब आप लोग 2+2+2+3+4+8 कर रहे होते हैं, क्या कर रहे हैं? आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना। ये प्रोसेसिंग हम नहीं कर रहे, इस वक्त हम प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं प्रोसेसिंग। मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरा प्रॉपर प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। आप भी उस प्रोसेस का हिस्सा है, मैं भी उस प्रोसेस का हिस्सा हूँ। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम क्लास अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, हम भी एक प्रोसेस कर रहे हैं। अगर मैं नहीं बोलूंगा, आप नहीं सुनेंगे, तो लेक्चर कैसे डिलीवर होगा? अगर मैं लिंक नहीं बनाऊंगा मीटिंग का, आपको सेंड नहीं करूंगा, आपको फॉरवर्ड नहीं करूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके क्लास को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो हम लोग कैसे क्लास अटेंड कर लेंगे? हम लोग क्लास अटेंड नहीं कर सकते। सो बेटा, प्रोसेस हमारे पास क्या है? हम लोग जानते हैं कि प्रोसेस का मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना,
किसी भी तरह का प्रोसेस हो सकता है। तो हमारे सिस्टम के अंदर हम लोग फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप लोगों को पता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़े होते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है एंड सो ऑन। हमारे पास जब इस तरह के काम कर रहे होते हैं, या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। लॉजिकल ऑपरेशन से मुराद क्या है कि आप लोग दो दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं आपस में। दो वैल्यूज को कंपेयर करने से मुराद यह है कि ए ग्रेटर देन बी है या बी लेस देन सी है। जैसा कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में बात करते हैं जी, अगर आज बारिश हो रही है, अगर आज बारिश होगी तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। आप दो कंडीशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह दो वैल्यूज को कंपेयर करना, दो नंबर्स को कंपेयर करना, वो कंपैरिजन कैसा होता है? वो कंपैरिजन लेस देन का होता है, इक्वल टू का होता है, ग्रेटर देन का होता है, लेस देन इक्वल टू का होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का होता है। इस तरह के डिफरेंट जो कंपैरिजंस हैं वो भी सारे के सारे हमारे पास प्रोसेसिंग की फॉर्म में आते हैं। प्रोसेसिंग हमारे पास जो है वो इटसेल्फ एक प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग इटसेल्फ एक प्रोसेस है। वो देखिए उसने लिखा हुआ है परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन। जब आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, आप कोई ना कोई प्रोसेस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं। आउटपुटिंग, the process of producing useful information or results for the user such as a printed report or visual display। अब विजुअल डिस्प्ले तो आपके सामने आ रहा होगा, स्लाइड्स आ रही है ना नजर आप सब लोगों को, ये भी आउटपुटिंग है। आपका सिस्टम दे रहा है आपको, मेरी आवाज आप तक आपका सिस्टम पहुंचा रहा है, आपकी आवाज मेरे तक मेरा सिस्टम पहुंचाता है। आप कुछ शेयर करेंगे तो वो मेरे तक आपका सिस्टम पहुंचाएगा, मेरा सिस्टम पहुंचाएगा। तो आउटपुटिंग सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं ना 1 मिनट ठहरो, अब सही आ रही है? हेलो जी बेटा, अभी भी कम है थोड़ी सी सर। थोड़ी सी कम के साथ गुजारा कर लें, हो सकता है इंटरनेट का इशू मैं तो बेटा बहुत ऊंची बोल रहा हूँ, मेरी आवाज हो सकता है ऑफिस से बाहर जा रही हो, यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ मैं, तो मेरे ख्याल से अब ठीक हो जानी चाहिए। सर ठीक आ रही है आवाज। ठीक आ रही है। चलें, आउटपुटिंग क्या है? आउटपुटिंग बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें विजुअल्स दिखाए जाते हैं, जिसके थ्रू हमें प्रिंटेड फॉर्म में प्रिंट आउट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी 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 फॉर्म में हमें जो है ना वॉइस सुनाई देती है। हमारे पास जब हम लोग सॉन्ग सुनते हैं तो हम लोग वीएलसी मीडिया प्लेयर को इनपुट देते हैं। कौन सी इनपुट देते हैं कि फलाना सॉन्ग प्ले करना है, दैट मीन्स इनपुटिंग हो गई। बैकएंड पे हमारे पास जो है हमारा जो सिस्टम है वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है, सॉन्ग को प्ले कर रहा होता है, एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, वो प्रोसेसिंग हो गई। और जब वो साउंड हमें सुनाई देती है स्पीकर के थ्रू, हम सॉन्ग सुन रहे होते हैं, दैट मीन्स कि वो आउटपुटिंग कर रहा है। डेफिनेटली आपकी आवाज को, वो गाने की आवाज को जनरेट करके वो स्पीकर तक पहुंचाता है, और स्पीकर से वो साउंड जो है वो बाहर आती है। उसके लिए प्रॉपर उसको एक प्रोसेस करना पड़ता है। वही वो आपको कह रहा है कि प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। अच्छा, प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन उसने क्यों कहा है? आप में से कोई बता सकते हैं मुझे? सर यूजफुल इंफॉर्मेशन इसलिए कहा कि वो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल होती है, जैसे कि आप बोल रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, ये हमारे लिए यूजफुल है। वेरी गुड। वो कहते हैं, हम लोग बेटा ये पढ़ के आए हुए हैं कि आउटपुट जो होती है ना वो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। पढ़ के आए हुए हैं ना हम लोग, आउटपुट किसी फॉर्म में भी हो सकती है। आउटपुट तो साउंड की फॉर्म में भी हो सकती है, आउटपुट प्रिंट आउट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, आउटपुट ये विजुअल जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे जो मैंने शेयर किया हुआ है वो भी आपके आपके लिए यूजफुल है। तो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, हम लोग ये चीज पढ़ के आए हुए हैं कि आउटपुट इज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो आउटपुटिंग के अंदर हमें आउटपुट ही मिलती है ना, इसलिए तो वो कह रहा है प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब आप सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, सॉन्ग आप सुनते हैं तो वो जो साउंड आती है स्पीकर में से निकल के आप जिसको सुनते हैं वो आपके लिए यूजफुल है। आप स्पीकर बंद कर दें और सॉन्ग सॉन्ग प्ले कर दें और आप कहें जी मैं तो बहुत अच्छा सॉन्ग जो है ना वो एंजॉय कर रहा हूँ, सॉन्ग क्या बात है, बहुत अच्छा सॉन्ग है जी, इसका तो कोई है आसानी ही नहीं है। वो बेटा आप उसको सुन ही नहीं रहे, आपको क्या पता है वो क्या कह रहा है, वो पता नहीं, हो सकता है वो बुरा भला कह रहा हो हमें। तो वो अगर वो बुरा भला कह रहा होगा तो वो तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। यूजफुल तो उसकी साउंड है जो हमें चाहिए। जब तक वो साउंड नहीं आएगी तो हमारे लिए कैसे यूजफुल हो जाएगा? तो साउंड जनरेट करना ताकि आप लोग उस साउंड को सुन सकें, वो आपके सिस्टम का काम है। और जो प्रोसेस करके वो साउंड जनरेट करेगा उस प्रोसेस को आउटपुटिंग बोला जाता है।
जो प्रोसेस करके वो आपके सामने ये स्क्रीन शेयर कर रहा है, उस प्रोसेस को आउटपुटिंग बोला जाता है। एंड सो ऑन। कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल ऑफ द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। डेफिनेटली हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि आउटपुट पहले हो जाती है और इनपुट बाद में होती है, या आप लोगों के पास प्रोसेसिंग पहले हो जाएगी और इनपुट बाद में होगी। कुछ इनपुट देंगे, उसके अगेंस्ट प्रोसेस होगा, उसके अगेंस्ट आउटपुट आएगी। तो वो कह रहा है कि एफिशिएंटली क्या किया जाता है कि हमारे पास, हम लोग ये पहले भी डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास जितने भी प्रोसेस एक वक्त में काम कर रहे होते हैं उनको एफिशिएंटली कंट्रोल किया जाता है। सारे के सारे ऑपरेशन जो हैं उनको एफिशिएंटली कंट्रोल किया जाता है ताकि वो सीक्वेंस में किए जाएं, सीक्वेंस से हटके नहीं हो सकते। कि हो सकते हैं सीक्वेंस से हटके? नो सर। नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले आउटपुटिंग कर लें बाद में इनपुटिंग कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये उसने डायग्रामेटिकली उसने एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखाई है कि ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है बेटा। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक होता है उसका कंट्रोल यूनिट। अच्छा, यहाँ से देखें कि यहाँ से हम इनपुट देते हैं, यहाँ से हमारे पास वो इनपुट जो है वो हमारी प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। अच्छा, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करके आए हुए हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा बता देंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको याद है या हमें उसको दोबारा से डिस्कस करना है। बोल लें। प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में डिफरेंस किसी को याद है या किसी को पता है तो मुझे बता दें। सर प्राइमरी स्टोरेज वो होता है जो कंप्यूटर का अपना डाटा होता है। अच्छा, और सेकेंडरी स्टोरेज? सेकेंडरी सर जो हमने सर लिया होता है। तो हमने लिया होता है सर हार्ड ड्राइव। सर रैम बेसिकली प्राइमरी होती है और जो रोम होती है वो सेकेंडरी होती है। जी, कोई और? जी सर जिसमें हम कुछ भी डाटा जो है वो ऐड ना कर सकते। जी जी बेटा, कोई और? सर हार्ड ड्राइव जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज है और जो रैम रोम है वो प्राइमरी स्टोरेज है आई गेस। चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। प्राइमरी स्टोरेज बेटा, स्टोरेज में तो हमारे मेमोरी कार्ड्स और ये सारा कुछ आ जाता है। सर सेकेंडरी स्टोरेज के बगैर हमें डाटा मिलना बहुत मुश्किल होता है और मे भी वो हमारे कंप्यूटर में लॉस्ट हो जाए तो सेकेंडरी स्टोरेज में हम उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए सेव कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, मैं अभी थोड़ा सा इसको आसान लफ्जों में कोशिश करता हूँ डिफाइन करने के लिए, डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ आसान लफ्जों में। आप लोगों को समझ आ जाएगी, नहीं आएगी तो हम लोग बाद में फिर इसको पढ़ लेंगे। अदरवाइज ये आगे जाके हमारे पास पूरे पूरे टॉपिक्स आने हैं। प्राइमरी स्टोरेज बेटा उस स्टोरेज को कहा जाता है जहां पर डाटा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्टोर होता है, टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होता है, जैसे कि आपकी रैम है, ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज उस स्टोरेज को कहा जाता है जहां पर हमारा डाटा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टोर होता है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब रोम जो है, रोम डाटा तो परमानेंट स्टोर करती है, लेकिन ये सेकेंडरी स्टोरेज की कैटेगरीज में नहीं आती क्योंकि ये एक मेमोरी है, क्योंकि इसका काम सेकेंडरी स्टोरेज वाला नहीं है। लेकिन अगर हम लोग मोबाइल फोन की बात करते हैं तो मोबाइल फोन के अंदर हमारी रोम जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज का काम करती है, रोम सेकेंडरी स्टोरेज का काम करती है। आपको याद है, आप लोग जब मार्केट में सेल फोन परचेज करने जाते हैं तो आप लोगों का कंसर्न होता है जी 8 GB रैम होनी चाहिए, 128 GB रोम होनी चाहिए। या आप अपने बहन भाई से कहते हैं कि आपने मेरे लिए मोबाइल फोन लेके आना है तो 4 GB की रैम होनी चाहिए और 64 GB रोम होनी चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी सर कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जब हम लोग अपने सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं ना, दैट टाइम सिस्टम को यूज करने के लिए, सिस्टम के अंदर ऑपरेशंस को, प्रोसेसेस को रन करने के लिए हमारे पास डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को रैम में लोड करना पड़ता है, मेमोरी में लोड करना पड़ता है। एंड रैम इज अ प्राइमरी स्टोरेज। और वो डाटा कहाँ से आता है? वो डाटा कहीं ना कहीं सेकेंडरी स्टोरेज से आता है। और वो सेकेंडरी स्टोरेज हमारे मोबाइल फोन के अंदर कौन सी है? दैट इज रोम, ठीक है जी। हम लोग इसको किसी लेवल पे जाके सेकेंडरी स्टोरेज में ले आते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी स्टोरेज है उसके अंदर वो डिवाइसेस आती हैं, वो स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं जो कि डाटा को टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करती हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज पे हमारे पास वो डिवाइसेस आती हैं जो कि डाटा को लॉन्ग टाइम पीरियड परमानेंटली बेसिस पे स्टोर करती हैं। सो अब यहाँ पर उसने लिखा हुआ स्टोरेज यूनिट।
जब हमने डाटा को इनपुट किया, डाटा इनपुट हुआ। अच्छा, एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, हमने पहले भी डिस्कस की थी कि कोई भी चीज रैम में लोड हुए बगैर एग्जीक्यूट नहीं होती। किया था ना हमने डिस्कस, या नहीं किया था? सिस्टम के अंदर हमारे मोबाइल फोन है, हमारा लैपटॉप है, हमारा कंप्यूटर है, कोई भी चीज रैम में लोड हुए बगैर एग्जीक्यूट नहीं होती। अगर नहीं डिस्कस किया था तो आज मैंने आपको बता दिया है, आपको अब भूलना नहीं चाहिए। रैम रैम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सेल फोन का। अगर हम अपने सेल फोन से रैम निकाल देंगे, अगर हम लोग अपने कंप्यूटर से रैम निकाल देंगे ना, तो हमारा सिस्टम चलेगा ही नहीं। हमारा सिस्टम जो है ना वो ऑन ही नहीं होगा। हमारा सिस्टम जो है ना वो हमसे कहेगा, चीखो पुकार करके बोलेगा, भाई मुझे रैम प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि रैम प्राइमरी स्टोरेज है, और प्राइमरी स्टोरेज के अंदर, हमारी रैम के अंदर जब तक कोई भी चीज लोड नहीं होती तब तक एग्जीक्यूट ही नहीं होती। अब आप जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, यहां से देखें, इनपुट कहाँ जा रही है? स्टोरेज साइड पे। अब स्टोरेज साइड पे इनपुट प्राइमरी स्टोरेज में लोड होगी। लोड होने के बाद हमारे पास वो सीपीयू के पास जाएगी। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज द प्रोसेसर ऑफ योर सिस्टम, दैट इज द ब्रेन ऑफ योर सिस्टम। वो उसके बाद एग्जीक्यूशन करेगा। एग्जीक्यूशन करने के बाद देखें फिर डाटा कहाँ गया? फिर प्राइमरी स्टोरेज में गया। ठीक है, अब जरूरत है तो डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होगा, अगर जरूरत नहीं है तो यहाँ पर आपको आउटपुट प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है जी, तो ये आप सिंपल सा मैकेनिज्म देखें कि यहाँ से इनपुट आई, इनपुट हमारे पास स्टोरेज यूनिट में गई, अगर जरूरत है तो डाटा सेकेंडरी स्टोरेज से लिया जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज को दिया। अच्छा है, चले एक बात है, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। आप लोग जूम इस वक्त सब यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ। आपने जूम इंस्टॉल किया हुआ है, जूम कहाँ इंस्टॉल किया है आपने? सर सेल में, सेल फोन में इंस्टॉल किया? रैम में, रैम इंस्टॉल किया है। रोम में इंस्टॉल किया। अब मेरी बात सुननी है जरा गौर के साथ। मैं दोनों डिवाइसेस के लिए बताऊंगा, सिस्टम के लिए भी बताऊंगा और सेल फोन के लिए भी बताऊंगा। सिस्टम, जो लोग इस वक्त सिस्टम के थ्रू क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनका जूम उनकी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल है। जूम एक प्रोग्राम है, जूम एक एप्लीकेशन है। सिस्टम के अंदर हम कुछ भी इंस्टॉल करते हैं ना बेटा, वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल किया जाता है, चाहे वो आपकी विंडोज है, चाहे कुछ भी है। ठीक है, सिस्टम के अंदर रोम का कंसेप्ट बहुत थोड़ा सा है, सिस्टम के अंदर रोम का यूज बहुत थोड़ा सा होता है। ठीक है, लेकिन जो लोग इस वक्त सेल फोन से क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनके अंदर, मैंने आपको शुरू में भी बताया, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे सेल फोन के अंदर जो रोम है ना, वो हमारी हार्ड डिस्क का काम कर रही होती है, क्योंकि हमारे सेल फोन के अंदर हार्ड डिस्क नहीं होती। हमारे सेल फोन के अंदर डाटा परमानेंटली रोम में स्टोर होता है। आपने जूम स्टोर किया हुआ है रोम में, दूसरे एंड पे जो सिस्टम से क्लास पढ़ रहे हैं उन्होंने जूम स्टोर किया हुआ है हार्ड डिस्क में। अब यहाँ देखें, जब आपने डबल क्लिक करके आपने इनपुट दी, आपने क्या इनपुट दी? आपने डबल क्लिक करके जूम को ओपन किया। ठीक है, किसी ने टच करके जूम को ओपन किया। अब जूम कहाँ स्टोर था? जूम तो स्टोर था इधर। यहां से जूम से रिलेटेड डाटा और इंस्ट्रक्शंस कहाँ लोड हो रही हैं? रैम में। रैम में लोड होने के बाद वो प्रोसेसर के पास जा रही है, प्रोसेसर अपना काम कर रहा है, प्रोसेसर अपना काम करने के बाद वापस उसको कहाँ लोड कर रहा है? रैम में। रैम में लोड करने के बाद अगर उसकी जरूरत है तो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होगा, नहीं जरूरत है तो आपको आउटपुट मिल रही है जूम के थ्रू के नहीं मिल रही? यस सर सर, मिल रही है। मिल रही है। तो जो मैंने अभी आपको ये मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की, सब आ जाओ, मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ जानी चाहिए सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज और कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका जो सारा मैकेनिज्म है, मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे सारा प्रोसेस हो रहा है। जी सर, हो गया क्लियर। अब आप लोग चले, मैं आपको आप लोगों को आपसे रिलेटेड एक आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ। आपने अपनी पिक्चर्स जो हैं वो स्टोर की हुई हैं, अपनी सेल्फीज लेके स्टोर की हुई हैं, अपने सिस्टम में स्टोर की हैं, तो वो स्टोर है सेकेंडरी स्टोरेज में, हार्ड डिस्क में। अगर आपने सेल फोन में स्टोर की हुई हैं तो आपकी रोम में। ठीक है, फिर जब आप उस पिक्चर को, एक अच्छी पिक्चर आ जाती है, फॉर एग्जांपल मेरी पिक्चर जो है ना वो कभी कभी अच्छी आ जाती है, मैं अपनी चले एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मेरी कभी कभी तो आप 5, 7, 10 साल के बाद वो पिक्चर अच्छी आ जाती है ना, मैं उसको स्टोर कर लेता हूँ। तो जब कभी दिल करता है ना स्टोर करने के लिए, तो मैं उसको ओपन करूंगा। जब मैं उसको टच करूंगा ना, ओपन करने के लिए टच करूंगा, मैंने इनपुट दी, क्या इनपुट दी कि इसको ओपन करो, वो ओपन होनी है यहाँ से। वो कहाँ पड़ी हुई है?
मेरी रोम में, मेरे सेल फोन के रोम में पड़ी हुई है। यहाँ से वो लोड होगी, उससे रिलेटेड डाटा, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन लोड होंगी रैम में। वो रैम में लोड होंगी तो मेरा प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा। मेरा प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा तो वो पिक्चर ओपन होकर मेरे सामने आएगी। जी पहुंच गए उस कॉन्सेप्ट पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। जी सर। चले वेरी गुड जी, पहुंच गए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप जरूर पहुंच तो जरूर गए हैं आप कॉन्सेप्ट पे, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करें कि आहिस्ता बोलें। मैं डर गया था एक दफा, मैंने कहा था पता नहीं क्या। माजरत सर जी। कोई बात नहीं। चले तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, कि कैसे आप लोगों का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सारे काम करता है। तो इंशाल्लाह ताला 28 ऑफ जून से हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर पूरा इसका मैकेनिज्म समझाएंगे कि कैसे काम करता है। जिसको समझ आई है वो गुड, जिसको नहीं समझ आई उसको तब समझ आ जाएगी। जी बेटा कब से स्टार्ट हो रही है? बेटा कब से आपकी स्टार्ट हो रही है फिजिकल? 28 ऑफ जून से, इस माह की 28 से आपकी फिजिकल क्लासेस बेटा स्टार्ट है। सर कंफर्म? हाँ जी नोटिफिकेशन नहीं पड़ा कब तक आप होंगे? आप लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं पड़ा बेटा अभी? सर नोटिफिकेशन तो सर पड़ा किसी की तरफ सर, से वो तो कुछ कह भी रहे हैं कि अनप्रेडिक्टेबल किया जा सकता है। जी एक्सक्यूज मी सर, जी सर मिड्स कब तक होंगे? बेटा मिड का अभी उन्होंने कोई स्केड्यूल उसके अंदर लिखा नहीं हुआ। हो सकता है कि आपकी क्लासेस फिजिकल स्टार्ट करके वो आपके मिड टर्म ले लें। ठीक है, तो अगर फिजिकल क्लासेस प्रॉपर्ली स्टार्ट ये हो तो जाए। गलत होगा सर। फिजिकल पेपर कैसे लेंगे जो फिजिकल पढ़ाया नहीं सर? बेटा वो अब ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी क्या पॉलिसी बनाती है। लेकिन अभी आप मेरे ख्याल से मिड के बारे में परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होता। मिड एग्जाम से परेशान ना हुआ करें। ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ा होता है उसको आप अपने एंड पे अच्छी तरह से तैयार कर लिया करें, तो फिर परेशानी किस बात की? तो नहीं होता है। जी जी सर ओके। गुड। अच्छा जी चलें। अब इनपुट यूनिट क्या है? ये इनपुट यूनिट आपको नजर नहीं आता? इनपुट यूनिट तो हमारे सिस्टम के अंदर होता है, हमारे सिस्टम का हिस्सा होता है। अब देखें मैं बोल रहा हूं इस वक्त, आपको पता है कि आपका सिस्टम जो है ना वो बाइनरी की फॉर्म में काम करता है। आपका सिस्टम जो है ना वो 0-1 की फॉर्म में काम करता है, क्योंकि हमारा सिस्टम करंट यूज करता है। हमारा सेल फोन करंट यूज करता है। हमारा सेल फोन अगर करंट यूज करता है, हमारा सिस्टम अगर करंट यूज करता है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम 0-1 की लैंग्वेज में काम करता है। 0-1 की लैंग्वेज से हट के काम नहीं कर सकता। अब जबकि मैं बोल रहा हूँ तो ये तो वॉइस की फॉर्म में इनपुट जा रही है। अब वॉइस को तो अंडरस्टैंड ही नहीं करता। वॉइस को तो सिस्टम अंडरस्टैंड ही नहीं करता। इनपुट यूनिट क्या करेगा? इनपुट यूनिट क्या कर रहा है? इनपुट यूनिट क्या करता है? इनपुट यूनिट ये करता है कि मेरी वॉइस को एज एन इनपुट एक्सेप्ट करता है। वॉइस को एज एन इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, 0-1 की फॉर्म में। उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में मेरा सिस्टम अंडरस्टैंड करेगा। अब मेरा सिस्टम किस फॉर्म में काम करता है? फॉर एग्जांपल 0-1 की फॉर्म में। 0-1 की फॉर्म में वो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके अगेंस्ट काम करेगा। काम करने के बाद जो भी उसके आगे रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उसके आगे प्रोसेस होना है, वो सारे का सारा उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो इनपुट यूनिट आपको नजर नहीं आता बेटा, इनपुट यूनिट मुझे नजर नहीं आता। दिस इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम जो के अंदर हमारे काम कर रहा होता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब आप ABCDEF दे रहे होते हैं अपने कीबोर्ड से, सिस्टम को क्या पता ABCD क्या है? सिस्टम तो 0-1 के साथ काम करता है, सिस्टम तो करंट के साथ काम करता है। सिस्टम के अंदर तो करंट ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ABCD का उसको कैसे पता? अब इनपुट यूनिट क्या करेगा? इनपुट यूनिट आप जब अपने कीबोर्ड से बेटा A टाइप करते हैं, चलें मैं कीबोर्ड की एग्जांपल दे देता हूं आपको। आप जब अपने कीबोर्ड से A टाइप करते हैं, आपके कीबोर्ड की केबल जो है वो जाके हमारे सिस्टम यूनिट के साथ लगी होती है। अब वो A सिग्नल की फॉर्म में जाता है सिस्टम तक कीबोर्ड की केबल में से होके। अब वो कौन सा सिस्टम है बैक एंड पे? कीबोर्ड के अंदर ऐसी क्या चीज है जो कि A को कन्वर्ट करती है सिग्नल में?
कोई ना कोई चीज तो होगी ना ऐसी, कि नहीं होगी? जी सर होगी। तो Yes, ये sir. आप जो कुछ भी बेटा टाइप कर रहे हैं ना कीबोर्ड से, वो आपकी बैकएंड पे कीबोर्ड के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो छोटा सा प्रोसेसर होता है, वो कन्वर्ट करता है हर हर ABCD को 01 की फॉर्म में। वो 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिग्नल की फॉर्म में फॉरवर्ड कर देता है हमारे सिस्टम की तरफ। हमारे सिस्टम के पास जब वो इनपुट जाती है, वो सिग्नल की फॉर्म में जाती है। जब वो सिग्नल की फॉर्म में जाती है तो सिग्नल वापस उसको 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है सिस्टम जो है। सिस्टम वापस उसको 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद वो अपना काम करेगा। काम करने के बाद वो हमें आउटपुट की फॉर्म में क्या दे रहा है? हमें आउटपुट की फॉर्म में फिर से वॉइस दे रहा है। हमें आउटपुट की फॉर्म में ये स्क्रीन पे जो हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं ये दे रहा है। तो हमारे पास इनपुट यूनिट का काम क्या है वो मैंने आपको शॉर्टली समझाने की कोशिश की। अब ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ना, इनको पढ़ते हैं। वो कहते हैं इट एक्सेप्ट्स और रीड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड क्या है? USA से तो नहीं ना इनपुट दे रहे अभी हम लोग। आउटसाइड वर्ल्ड यही है कि मैं आपको बोल रहा हूँ और मैं माइक के थ्रू इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। कीबोर्ड से टाइप करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते हैं। मतलब कि सिस्टम के बाहर से जो भी इनपुट आ रही है, वो कहता है जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी उनको वो एक्सेप्ट करता है। इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। ठीक है, ये बात अभी मैं आपको बता गया हूँ। डेफिनेटली मुझे अगर आपको कोई बात समझानी है, आपकी लैंग्वेज में समझानी है, उस फॉर्म में आपको बात समझ आएगी जिस फॉर्म को आप अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। देन वो क्या कर रहा है? इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब ये जो तीन उसने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल से बेटा ये तीनों पॉइंट्स मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगर इसमें से किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें। इनपुट यूनिट ने सिर्फ इनपुट लेनी है, उसको सिस्टम के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना है, और फर्दर आगे जो फर्दर हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनको दे देना है। जैसे रैम है आप लोगों के पास, आपका प्रोसेसर है, आपका प्रिंटर है, फर्दर वो अपना अपना काम करेंगे, अपना अपना काम करके जो भी उनकी आउटपुट्स होगी वो प्रोवाइड कर देंगे। बेटा इन तीनों पॉइंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. चल, नेक्स्ट 4 बजे क्लास पढ़नी है कि एक बहुत है यही वाली? Sir, यही बहुत है. इनफ है सर, काफी है। ठीक है बेटा, ठीक है, बस 1 मिनट रह गया। ये आउटपुट यूनिट पढ़ लें, फिर इसके बाद बंद कर दें। कल सुबह 8 बजे क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। An output unit of computer system performs the following functions. It accepts the results produced by the computer, which are in coded form and hence cannot be easily understood by us. अब वो वही बात आ गई ना, जो लैंग्वेज इसके अंदर है उसको हम नहीं समझ सकते, ठीक है। वो तो 01 की फॉर्म में है, वो पता नहीं कौन सी फॉर्म में है जो सिस्टम के अंदर काम, हमें तो ये समझ आ रहा है जो हमारे सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो वो यही तो कह रहा है, वो कह रहा है कि इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। वो किस फॉर्म में है? कोडेड फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में है जिसको हम लोग आसानी के साथ अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फिर वो उनको कन्वर्ट करेगा किस फॉर्म में? ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में। ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर वो हमें दिखाएगा, तो हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल, लास्ट मिनट है, हम लोग अपने मोबाइल फोन से मैसेज टाइप करके सेंड कर देते हैं, और आप लोग देखें कि हमारा इनपुट यूनिट जो है वो हमसे मैसेज रिसीव कर रहा होता है, हमारा सारा टेक्स्ट एक्सेप्ट कर रहा होता है, उसको कन्वर्ट करता है। इन शॉर्ट हमारा सेल फोन जो है वो उसको कन्वर्ट करता है सिग्नल में, और सिग्नल ट्रांसफर कर देता है नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क के ऊपर वो सिग्नल की फॉर्म में जाता है और हमारे डिवाइस पे आगे रिसीव हो जाता है। इनपुट यूनिट क्या करता है? मेरे सिस्टम का, मेरे सेल फोन का इनपुट यूनिट क्या करेगा? सिग्नल रिसीव किया, सिग्नल को वापस सिस्टम के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, उसके ऊपर वर्किंग करेगा। वर्किंग करने के बाद जो मेरी स्क्रीन पे मुझे मैसेज आपने सेंड किया था, जो मुझे मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो मेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में नजर आ रहा है। अब आप देखें कि इनपुट यूनिट एक्सेप्ट करता है तो सिस्टम के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आउटपुट यूनिट काम जो भी अंदर से हो रहा था उसको एक्सेप्ट करता है और यूजर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में